अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो भी हमारी एसएम टर्टल नोटेशंस के ऊपर ही है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 3 नोटेशंस देख ली हैं और उसमें से एक नोटेशन जो कि हमारे पास बिग गो की जो कि इस कोर्स के अंदर हम देख रहे होंगे, उसको आज हम प्रूव करके देख लेते हैं उसके इक्वेशन को। तो हमारे पास मैंने एक वैल्यू लिख दी है, इक्वेशन लिख दी है। ये हमने जब हमने लूप्स पढ़े थे तो उसके अंदर हम इस तरह की इक्वेशन ड्रॉ कर रहे थे। तो इसी इक्वेशन को हम देख लेते हैं कि क्या ये वो सेटिस्फाई कर रही है बिग ओ को, कंडीशन को के नहीं। तो हमारे पास बिग ओ की कंडीशन क्या थी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टी ऑफ एन शुड बी लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, और एन जो है वो हमारा बना चाहिए एन नॉट से। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन थी बिग ओ की। अब हमने क्या करना है, इस टी ऑफ एन या जिसको हम एफ ऑफ एन भी कहते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमने जी ऑफ एन फाइंड करना है। तो जी ऑफ एन जो होगा हमारे पास, हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम जी ऑफ एन इज इक्वल टू एन। जी ऑफ एन क्या है जी, एन। यानी इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा और जिसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी वेरिएबल में, वो हम उसको जी ऑफ एन बना देंगे। तो इसके अंदर एन है। इसी तरह अगर एक और होती जिसके अंदर एन स्क्वेयर होता तो वो जी ऑफ एन हमारे पास एन स्क्वेयर बन जाता। तो हमने जी ऑफ एन को क्या बना दिया, एन। अब इस इक्वेशन को इसमें पुट कर देते हैं और ये हमारे पास बन जाएगी, टी ऑफ एन को रिप्लेस कर देता हूँ मैं, 4n प्लस 2 इट शुड बी लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। जी ऑफ एन हमारे पास क्या आ गया, एन। यानी अब हमें n की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जो कि हमेशा इस इक्वेशन से बड़ी रहे। अगर हम n की वैल्यू, लेट्स सपोज n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसके अंदर डायरेक्ट 1 से, अगर 0 करेंगे तो ये टर्म सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं 1 से स्टार्ट करूँ, अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये c1 हो जाएगा, और इसी तरह ये 4 1 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू c। तो अभी अगर हम इसको देखें तो हमारे पास c में भी अगेन हम कोई वैल्यू ज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज c भी हमारे पास क्या था फर्स्ट टाइम 1 था, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1। तो अगर इस केस को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास n1 है, c1 है, हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है, मतलब ट्रू नहीं रह रहे। हम क्या करते हैं, हम n को 2 कर देते हैं 1 की जगह। जैसे मैंने 2 किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रहेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगी, और वो अभी भी जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हम n की वैल्यू जो मर्जी रख लें फिर, ठीक है, हमेशा ये वाली टर्म जो है बड़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो इस n के साथ ये 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस टर्म को जो है हमेशा ग्रेटर बना रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम c के अंदर 4 से नीचे जब भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा ये टर्म बड़ी रहेगी, ये हमेशा कम रहेगी। तो हम c के अंदर या तो 4 रखें या 4 से बड़ी वैल्यू रख के इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, c के अंदर 4 लेते हैं, अज्यूम करते हैं, और n के अंदर हम 1 अज्यूम करते हैं, 1 एंड 4। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 4 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 4 है एंड 1 है। अभी भी अगर आप देखें तो ये 6 है और ये 4, अभी भी कंडीशन फॉल्स है। हम n की वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, n को हम 2 कर देते हैं। तो जब हम इसको 2 करेंगे तो 4 2 हमारे पास 8, और 8 प्लस 2 10 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो अब इस केस के अंदर 4 2 क्या हो गया, 8। तो अभी भी अगर आप देखें तो ये वाला जो 2 है ये अभी भी इस टर्म के अंदर इसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी इस 2 की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि हम n की जो मर्जी वैल्यू रख लें और c को 4 रखें तो हम फिर भी ये टर्म, ये वाली जो टर्म है ये बड़ी रहेगी। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, c की वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू गिवन होगी n के साथ, इससे एक जो है वो वैल्यू बड़ी रखेंगे। तो अब हम c के अंदर 5 रखेंगे और n के अंदर 1। अब हम इसको देख लेते हैं। तो अगेन 4 के अंदर मल्टीप्लाई किया 1 से प्लस 2 6 आ गया, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, अभी भी कंडीशन फॉल्स है। अब हमने इसके अंदर 2 पुट किया, तो जैसे 2 पुट किया ये साइड हमारे पास 10 बन गई, और यहाँ पे क्या हो गया, 5 इंटू 2 10। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये
इक्वल के लिए ये चीज़ अब ट्रू हो गई है। तो अब हमारी ये जो साइड है ये अब इससे बड़ी होने लग गई। अब इस तरह मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, तो हमारे पास 4 3 जार 12, 12 प्लस 2 हमारे पास क्या हो गया 14 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 5 था, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 15। तो अगर आप देखें अब ये वाली जो है वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये वाली साइड। तो अब आप n के अंदर जो मर्जी वैल्यू पुट करते हैं, अब हमेशा हमारी ये राइट साइड जो होगी वो हमेशा ग्रो कर रही होगी और लेफ्ट वाली साइड हमेशा लो रहेगी, और हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास c की वैल्यू क्या थी, हमने 5 ली, और साथ n की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो क्या थी 2। तो 2 एक ऐसी टर्म है जहां से ये ग्रो करना स्टार्ट हो गई थी। तो बेसिकली ये जो 2 होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन जाएगा n नॉट बन जाएगा। तो n नॉट के अंदर हम बेसिकली हम क्या कहेंगे कि ये 2 है। जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर वो चार्ट बना के देखा था उसके अंदर वो n नॉट वही पॉइंट था जिसके बाद हमेशा c डॉट g ऑफ n जो है वो इंक्रीज कर रहा था और t ऑफ n जो है हमेशा लेस रह रहा था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इस इक्वेशन को किस तरह हम प्रूव करके देख सकते हैं। इसी तरह एक और चीज, अब अगर आप इसमें देखें हमने c क्या रखा हुआ 5 और n 2 बना है, यानी n नॉट हमारे पास 2 है। अगर मैं अब 5 की जगह c को मैं 6 भी लिख सकता था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो ये हमारे पास क्या हो गया 6 लेस देन इक्वल टू 6। तो अब अगर आप देखें मैंने c को इंक्रीज किया है तो मेरे पहली दफा ही जो है कंडीशन मीट हो गई। तो इसका मतलब है n नॉट मेरे पास क्या हो गया 1 पे ही आ गया। तो इससे हमें ये पता लगा कि अगर हम c की वैल्यू को इंक्रीज करते रहेंगे तो n नॉट की वैल्यू जो है वो पीछे आती जाएगी। यानी अगर 5 पे था c तो n नॉट हमारा 2 पे जाके हो रहा था कहीं ना कहीं, और जैसे ही मैंने c को 6 किया तो n नॉट 2 की बजाय 1 पे आ गया, ठीक है। तो c की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो n नॉट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह हम किसी भी एसिम्प्टोटिक रिलेशन की इक्वेशन को प्रूव करके देख सकते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मजीद इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।